हाय एवरीवन, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाया हूं ऐसे शख्स के बारे में जो कि बहुत ही लोग की मांग थी कि लाइए सर फॉर्मडी के बारे में लाइए सर, आखिर फॉर्मडी डॉक्टर करते क्या है और फॉर्मडी रिलेटेड वर्क होता क्या है। तो ये सब चीजों के ऊपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे और बहुत चीज आपको जानने को मिलेगा। तो आज जो हमारे सामने जो शख्स हैं इनका नाम है डॉक्टर अंकित गौर और ये जो है कैलाश हॉस्पिटल में जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे और क्या होता है ये क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, इसके ऊपर पूरा डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद मैन, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत लोगों के बीच में डाउट है और बहुत सारी चीजों को लेकर परेशानियां होती हैं। जैसे कि मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा सर, पहली बात तो मैं ये बात करना चाहूंगा सर कि हमारी अब दूसरी फील्ड को छोड़िए सर, हमारे घर को छोड़िए, डॉक्टर नर्स इनको छोड़िए सर, अपने ही फील्ड में कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा फॉर्मडी को लेकर। तो हम दूसरी फील्ड की क्यों बात करें सर। तो पहले हम इस चीज को एक एक करके सर डाउट को क्लियर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि सर इसमें क्या हम चेंजिंग करें, क्या चीज करें। तो सर मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि आप अपने फार्मेसी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने फार्मेसी कोर्स ही क्यों किया और आप बी फॉर्म किया फिर फॉर्मडी किया। तो सर आखिर आपने ये क्यों चूज किया इस फील्ड को ही। ठीक है, सो आफ्टर 12th मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था फार्मेसी फील्ड में जाने का, तो इसलिए मैंने फार्मेसी को चूज किया क्योंकि मैंने हमारे आसपास के जो मेडिकल स्टोर्स पे मैंने फार्मासिस्ट देखे थे जो सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करते थे, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, इट्स अ प्रॉमिसिंग कैरियर। उसके बाद मैंने बी फार्म में एडमिशन लिया। सो बी फार्म के दौरान हमारे 8th सेमेस्टर में हमें चॉइस दी जाती है एक इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करने की। तो उसमें मैंने क्लिनिकल फार्मेसी चूज किया और तो क्लिनिकल फार्मेसी चूज करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ हमारा सिर्फ इंडस्ट्री में ही रोल नहीं, हम क्लिनिकल साइड में भी ज्यादा ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ हमारा एक ट्रू पोटेंशियल जो मुझे लगता था कि हमें कहीं एक लैक है, तो क्योंकि पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में अभी एक गैप है और उस गैप को फिल करने के लिए क्लिनिकल फार्मेसी एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा एक ब्रिज है जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो उसको करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी क्लिनिकल स्किल्स, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है, बी फार्म एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, क्लिनिकल कोर्स नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं या तो एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल फार्मेसी चूज करूं या फिर मैं अपना फार्मडी चूज करूं। तो जब मैंने दोनों को चूज करने की कोशिश की तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि किसमें मेरा फायदा है, किसमें मेरा नुकसान है। फायदा मुझे फार्मडी में मुझे ये लगा कि मुझे 1 साल रेजिडेंसी और इंटर्नशिप का मौका मिल रहा था डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो उससे मुझे लगा कि हाँ मेरी कोर क्लिनिकल स्किल्स हैं जो वो डेवलप हो पाएंगी। साथ के साथ क्लर्कशिप भी आपको ग्रूम करती है इन सब चीजों के लिए, जो कि मुझे एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस या क्लिनिकल फार्मेसी में मुझे नहीं मिला, क्योंकि वहां पे जो इंटर्नशिप की ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट है और साथ के साथ में डीआर प्रीफिक्स तो बिल्कुल, जी हाँ, डीआर प्रीफिक्स बिल्कुल एक डिफरेंस बनाता है जब भी आप हेल्थ केयर कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अगर आपके पास डीआर प्रीफिक्स नहीं है सो पीपल आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। सो इफ यू आर ए पीजी डॉक्टर डिग्री होल्डर पीपल विल टेक यू मोर सीरियसली। सर तो आपने बी फॉर्म के बाद सर एम फॉर्म कोर्स भी है सर, उसमें डिफरेंट ब्रांच चल रही है, 13 ब्रांच इस समय है इंडिया में। और सर उसके बाद जो है फॉर्मडी भी है। तो सर फॉर्मडी में क्या सर आपको लगा कि फॉर्मडी ज्यादा बेस्ट है कि एम फॉर्म बेस्ट है कि आपको सर क्लिनिकल में जाना है। सर बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं सर कि एम फॉर्म करें कि फॉर्मडी करें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है बच्चों को, क्योंकि जीपेट के बाद आपको 12,400 उधर मिल रहा है एम फॉर्म में, इधर आपको सर कुछ नहीं मिल रहा है। तो सर इसमें आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो जिनको चूज करना है कि एम फॉर्म करें कि फॉर्मडी करें। क्योंकि देखिए सर, क्योंकि बी फॉर्म में भी बच्चे जो है क्लिनिकल ओरिएंटेड होते हैं हल्के हल्के से, कोई 45 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो सर आप कैसे उनको बताना चाहेंगे और सर आपने ही क्यों चूज किया फॉर्मडी। बिल्कुल, तो फार्मडी चूज करने का मेरा सिर्फ एक रीजन यही था क्योंकि मेरा अगर मैं जीपेट क्लियर करता हूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, स्कॉलरशिप, मुझे सपोर्ट मिलेगा एज ए स्टूडेंट, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कोर क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप करने की बात की जाए तो एम फार्म कोर्स मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ऑफर करता है क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप करने की जब बात आती है। क्योंकि मैं आफ्टर दिस कोर्स, एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि मैं इस कोर्स को करने के बाद कहाँ जाऊंगा, तो मुझे सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट मिलेगी वो मुझे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मिलेगी। तो जब मेरी कोर क्लिनिकल स्किल्स ही अच्छी नहीं होगी तो मुझे वहां पर प्लेसमेंट लेने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि फील्ड में ऑलरेडी लोग हैं, बहुत सारे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने फार्मडी कोर्स को चूज करने के लिए सोचा टू डेवलप माय कोर क्लिनिकल स्किल्स पहला,
दूसरा रीजन था कि इंटर्नशिप का जो एक्सपोजर पीरियड है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस। हाँ, स्कॉलरशिप बेनिफिट एक अगर हमारे यहाँ फार्मडी में जरूर हो जाए कि जीपैट के बाद अगर बच्चों को मिलने लगे एम फार्म की तर्ज पे, तो हम लोग के यहाँ पे बच्चे और भी ज्यादा फार्मडी को ऑप्ट आउट करेंगे बजाय एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस के। तो एम फार्म फार्मेसी प्रैक्टिस अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अच्छा है, आपको अपना स्कॉलरशिप के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपकी कोर क्लिनिकल स्किल्स अगर नहीं होगी तो आपको फिर उस जॉब को रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, वो तो आगे आएगा सर। तो अभी सर ये बात कहना चाहेंगे सर, मतलब कि सर क्लिनिकल जॉब के लिए, मतलब सीधा सीधा बात किया जाए क्लिनिकल जॉब के लिए फॉर्मडी ज्यादा बेस्ट है इन कंपेरिजन टू एम फॉर्म। मैं सर एम फॉर्म सारे की बात करूंगा अभी। सर एम फॉर्म फार्माकोलॉजी हो गया, चाहे सर एम फॉर्म पीपी हो गया, तो सर 2008 से पहले भी तो सर एम फॉर्म फार्माकोलॉजी वाले क्लिनिकल जॉब करते थे। मतलब क्लिनिकल जॉब मतलब कि सर हॉस्पिटल में जाते थे सर, तो उसमें फॉर्मडी वाले नया क्या कर रहे हैं सर? मतलब कि नया का मतलब है कि सर उनको क्यों प्रिफर ज्यादा किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू इनके? सर इनमें अंतर क्या है बेसिकली इस समय सर? बिल्कुल, देखिए जब आप एम फार्म फार्माकोलॉजी की बात करते हैं तो फार्माकोलॉजी के लोग सिर्फ लैब में ही काम करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वार्ड में कदम नहीं रखा होता। एक फार्मडी बच्चा अपने क्लर्कशिप से ही उसको एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है, वो वार्ड में काम करना शुरू करता है, आईसीयू में जाना शुरू करता है, डॉक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स का है, क्लिनिकल स्किल्स का है, और साथ के साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज जो फार्मडी में आपको दी जाती है उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू फार्माकोलॉजी। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप वार्ड में जाते हैं, वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, डॉक्टर के साथ में उन्हीं की लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं और उनको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में बताते हैं, उनको ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और वो एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होता है जो कि आपका सिर्फ पेशेंट के साथ भी इंटरेक्शन होता है, डॉक्टर के साथ भी है, पेशेंट के साथ भी है, नर्सेज के साथ में भी है। तो वो जो रिलेशनशिप है वो एक एम फार्म फार्माकोलॉजी वाला डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास में वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, उनके पास में वो थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है, ना ही वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो कि एक फार्मडी बच्चे के अंदर। मतलब कि सर इस समय जो है ज्यादा से ज्यादा ऑफर जो है फार्मडी स्टूडेंट को जॉब ऑफर की जा रही है इन कंपेरिजन टू एम फॉर्म इस समय। मतलब कि सर बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, ग्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए। सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करते हैं स्टूडेंट, तो उनका इंटर्नशिप में क्या करते हैं आखिर? मतलब बहुत लोग कंफ्यूजिंग है इंटर्नशिप में करते क्या है, ये जाके करना क्या, डॉक्टर काम करना है कि इसमें क्या रोटेशन लगता है? कुछ उसको एक्सप्लेन आप क्लियर कर सकते हैं सर? बिल्कुल, तो जो इंटर्नशिप का आपका जो ड्यूरेशन है उसमें बजाय आप ये फोकस करने के, देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका रोल यहाँ पे प्रिस्क्राइबिंग का नहीं है, क्योंकि एक आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, आपका रोल है यहाँ पे थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन करना, फार्मासिस्ट इंटरवेंशन करना। तो आपका काम है कि आप वार्ड में जाएं, पेशेंट की फाइल देखें, मेडिकेशन चार्ट का रिव्यू करें, उसको इंटरवेंशन की जरूरत है। आप अगर देखते हैं कि सब थेरेप्यूटिक डोज है या ओवरडोज है, पेशेंट को डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है, गलत रूट से मेडिसिन दी है, या फिर इन केस ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स का, तो उनका अगर रेट ऑफ इन्फ्यूजन है, जैसे कुछ आपकी बात करें तो अगर पाइपरजिलिन एजोबैक्टम है, उसका आपका जब भी आप पेशेंट को देते हैं तो कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन देना चाहिए 3 आवर्स का। आप अगर ये सारी चीजें देखते हैं तो उससे आपको ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि आप अगर सिर्फ बैठकर प्रिस्क्राइबिंग करें। आपको पेशेंट को उसकी जो गोल्स हैं, थेरेप्यूटिक गोल्स हैं, उसको असेस करना चाहिए। फिर आपको अपना इनपुट, जो आपका वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर है, सीनियर रेजिडेंट है या जूनियर रेजिडेंट है, मे बी इवन कंसल्टेंट जो वो अपने वार्ड राउंड्स पे आते हैं, तब आपको उनको अपनी फाइंडिंग्स के बारे में बताना चाहिए कि सर इस पेशेंट की ये थेरेपी में ये मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जब आप उनको रीजन देंगे, एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की अप्रोच यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक्सपीरियंस है। जब आप उन्हें एक लिटरेचर का रेफरेंस देते हैं कि सर लिटरेचर में ये पाया गया है, या फिर इस पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन में पेशेंट का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, आपको डोज एडजस्टमेंट करना चाहिए, ये मैंने क्रॉपक्राफ्ट बोल्ट इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया है, उनको लगता है कि यस दिस इज सेंसिबल थिंग, और ये उनके कंसल्टेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, या उनके या फिर आरएमओज हैं उनके, या फिर जो जूनियर रेजिडेंट है, वो सब चीजों को करने के लिए ट्रेन नहीं है। और आप फिर ड्रग इंटरेक्शन भी चेक कर सकते हैं। आप जब आप ये सारी चीजें करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, और आप जब ये अपने इनपुट देंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ आप एक डिफरेंस मेक कर रहे हैं। आपको यही करना चाहिए,
जाकर आपको ट्रीटमेंट चार्ट का रिव्यू करना चाहिए, वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए, प्लस आपको ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनको ड्रग इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत होती है, और जो उनको ड्रग इन्फॉर्मेशन, जहां तक का जो मेजर सोर्स है वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वो एविडेंस बेस्ड नहीं होती है और वो बायस्ड होती है। तो आप एक अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं और साथ के साथ में लेटेस्ट एविडेंस उनको आप दे सकते हैं, प्लस फार्माकोविजिलेंस। आप एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग के बेस उसको लेकर आप उनको अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं, एडीआर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। स्टाफ के साथ में एडिशनली व्हाट यू कैन डू इज कि आप पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। जब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी एक्सपैंड होगी और साथ के साथ में पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ेगा। साथ के साथ में आपकी जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, उनको पता चलेगा कि हाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी एक होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं है आपको अपनी मेडिसिन और बीमारी के बारे में समझाने में, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपकी इस बारे में मदद कर सकता है। तो जब आप कम्युनिटी में इम्पैक्ट बनाना शुरू करेंगे इस चीज से, तो वो आप एक डिफरेंस देखेंगे कम्युनिटी में आने लगेगा। और इसके अलावा आप ड्रग इंटरेक्शंस वगैरह चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग हो गया, बट बेसिक स्किल्स आपको अभी यही फॉलो करनी चाहिए, जो कि मेरे को लगता है इंटर्नशिप में यही करना होता है। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट? सर इनको तीनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे सर? बिल्कुल, तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो आपके कम्युनिटी में ही आपको मिलेंगे, वो हॉस्पिटल सेटिंग में आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आपने अपने किराने के मेडिकल स्टोर्स या फिर ड्रग स्टोर्स या फार्मेसीज देखी हैं, तो वो आपके कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं जो कि कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, अपने प्राइवेट बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो होते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सिर्फ हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड होते हैं और इनका कोई क्लिनिकल रोल नहीं रहता है, ये सिर्फ आईपीडी या फिर ओपीडी में वर्क करते हैं और इनका काम सिर्फ मेडिकेशन को डिस्पेंस करने का होता है, परचेजिंग करने का होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने का होता है और साथ के साथ में बिलिंग वगैरह करने का होता है। तो इनका काम सिर्फ यही है और यहीं तक लिमिटेड है। इन लोगों का काम हॉस्पिटल में वार्ड में जाके राउंड लेने का या क्लिनिकल कोई भी क्लिनिकल इंटरेक्शन का ना के बराबर ही होता है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसका रोल बिल्कुल नाम से ही पता चलता है क्लिनिकल है। आपको वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन करना होता है, आपको ड्रग फॉर्मुलरी बनानी होती है, आपको ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है, उन पे पार्टिसिपेट करना होता है, अपने इनपुट्स देने होते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, डोज एडजस्टमेंट करनी होती है, पेशेंट काउंसलिंग करनी होती है और साथ के साथ में आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा चल गया है कि NABH का एक्रेडिटेशन चाहिए होता है, तो उनको एक उसमें एक चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, वो पूरा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल को लेकर हैगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द हॉस्पिटल आपको ये देखना होता है। साथ के साथ में एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, मेडिकेशन एरर मॉनिटरिंग, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू, सारी एक्टिविटीज एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है इन द हॉस्पिटल। यस सर, थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बाद कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स इंडिया में है इस समय, जैसा कि फॉरेन कंट्री में देखने को मिलता है, यूएस में, सऊदीया में या कहीं भी सर देखने को मिल जाता है, तो क्या इंडिया में अब तक इसका कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स स्टार्ट हुआ? सुपर स्पेशलाइज्ड, सॉरी सर, सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स। बिल्कुल, तो जो बाहर की कंट्रीज है उसके अंदर में 2 ईयर ऑफ रेजिडेंसी होते हैं आफ्टर फार्मडी, इट इज नोन एज PG1 और PG ईयर 2, PG ईयर 1 एंड PG ईयर 2, उसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। और ऐसे ही इंडिया में भी कुछ कोशिशें हुई हैं ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करने की, लेकिन यहाँ पर उसको फेलोशिप का नाम दिया गया है। तो आपने अगर देखा होगा हर साल हमारे यहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से निकलती है फेलोशिप इन ऑन्कोथेरेप्यूटिक्स। तो इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको ऑन्कोलॉजी में कैंसर के ट्रीटमेंट में स्पेशलाइजेशन किया जाता है। ये 1 साल का कोर्स होता है फेलोशिप का। इसमें जो फार्मासिस्ट है उसको सैलरी भी मिलती है और साथ के साथ में उसको एक फेलोशिप का टैग भी मिलता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, फेलोशिप इन ऑन्कोथेरेप्यूटिक्स। इसके अलावा क्रिटिकल केयर फार्माकोथेरेपी में 2 इयर्स की फेलोशिप कोर्स होता है जो कि रांची में है और इसके अंदर सिर्फ क्रिटिकल केयर में जो आपका फार्माकोथेरेपी होती है उसकी मॉडिफिकेशन उसके बारे में समझाया जाता है, जो कि रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। और उसके बाद आप एक क्रिटिकल केयर फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट
की तरह आप जॉब कर सकते हैं इन द हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के आईसीयू में एज ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट आप काम कर सकते हैं। साथ के साथ में जेएसएस ऊटी में भी आपको ऐसे ही 2 कोर्सेज हैं, फेलोशिप इन ऑन्कोथेरेपी ऑन्कोलॉजी और फेलोशिप इन नेफ्रोलॉजी। तो आपको नेफ्रोलॉजी में और ऑन्कोलॉजी में, इन दोनों में भी आपको उसके अंदर मिलता है कि आप अपना फेलोशिप कर सकते हैं और स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जब से पीसीआई ने अमेंडमेंट किया 2021 का, सर उसके बाद से कभी अभी तक गवर्नमेंट जॉब तो आई नहीं है क्लिनिकल फार्मेसिस्ट नाम से। तो सर इसकी प्राइवेट सेक्टर में तो अभी तक जॉब आती रहती है, एनएपीएच जितने भी हॉस्पिटल है वहां देना ही देना रहता है जॉब। तो सर यहाँ पर वो जो जॉब है वो रेगुलर बेसिस पे निकलती है कि नहीं निकलती है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो साउथ में आरएमओ का पद होता है या इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का पद होता है, सर तो ये क्या नॉर्थ साउथ में स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? और सर ये जो जॉब होती है वो रेगुलर बेसिस पे निकलती है प्राइवेट में? अभी तो गवर्नमेंट में तो निकलेगी नहीं निकलेगी सर, ये कंफर्म तो है नहीं। सर प्राइवेट में क्या रेगुलर बेसिस पे कैसे निकलती है सर? कैसे आइडेंटिफाई करें कि जॉब निकल रही है कि नहीं निकल रही है, कैसे पता चलेगा सर ये सब चीजें? ओके, तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको खुद से ही एचआर डिपार्टमेंट में हर हॉस्पिटल की बात करनी पड़ती है कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं। अगर कोई वैकेंसी है तो फिर आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे निकलती हैं बट बहुत ही कम है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। हॉस्पिटल्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बी फार्म स्टूडेंट्स को भी बी फार्म पास आउट, एम फार्म और साथ के साथ में हमारा कोई भी स्पेशलाइजेशन हो एम फार्म का उसको ले लेते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है फार्मडी स्टूडेंट्स को, बी फार्म स्टूडेंट से भी और एम फार्म ग्रेजुएट से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और जो जॉब होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नहीं होती है, आपको जब तक काम करना आप कर सकते हो। और जॉब्स निकलती हैं बट बहुत ही कम है। कम इन द सेंस इसलिए क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे फार्मासिस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ज्वाइन करने में। और साथ के साथ में जो रोल आपने बात की आरएमओ का जो रोल है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का जो रोल है, साउथ इंडिया में जो फार्मडीज को मिल रहा है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इस पोस्ट पर रख लिया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो फार्मडी ग्रेजुएट्स को मिल सकती है, बहुत ही कम है, लेकिन ये सिर्फ दूर दराज इलाकों में ही मिल सकता है आपको नॉर्थ इंडिया के। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है ये मॉडल और वहां पर इसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट की जॉब जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट क्या होता है सर? क्लिनिकल फार्मेसिस्ट और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट में क्या अंतर है? आप एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट है सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा सर? ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो ज्यादा कुछ नहीं है, रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बट जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होता है यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां पर भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट एम्प्लॉयड है, तो वहां पर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिपोर्टिंग होती है, जो उनके मैनेजर्स होते हैं वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं। तो जितनी भी रिपोर्टिंग होगी, जितनी भी फंक्शनिंग होगी एज ए एचओटी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जगह पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होता है। और जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उनकी रिपोर्टिंग उनके पास में होती है बजाय में उनको होने के। और जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होता है उनके पास एक एडिशनल रोल भी होता है कि उनको जो इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी होती है हॉस्पिटल की, उसके अंदर जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है बजाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। क्योंकि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट वहां पर उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है, बाकी जो जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है बिल्कुल सेम है, वही सारे काम है। फार्माकोविजिलेंस, मेडिकेशन एरर मॉनिटरिंग, आपके बैकग्राउंड पार्टिसिपेशन, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना, सब कुछ सेम है। सर एक क्वेश्चन और है यहाँ पर सर, इंडस्ट्री में एक मेडिकल एडवाइजर जॉब होती है, मेडिकल एडवाइजर की, तो सर इसमें क्या अंतर होता है? मेडिकल एडवाइजर जैसे एमडी फार्माकोलॉजी वाले बनते हैं, तो उसमें क्या फार्मडी वालों को मैंने देखा है अक्सर कि वो भी मेडिकल एडवाइजर बहुत सारी कंपनियों में है। कुछ फार्मडी को मैं खुद जानता हूँ सर, वो मैनकाइंड जैसे कंपनियों में मेडिकल एडवाइजर वर्क करते हैं। वो सर इसकी जॉब क्या होती है सर? इसको क्या कुछ बताना चाहेंगे सर मेडिकल एडवाइजर के बारे में? बिल्कुल, तो मेडिकल एडवाइजर का जो रोल है वो ये है कि
जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प करना, CMEs वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाना और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्टिव प्रमोशन करवाना, और साथ के साथ में जो उनकी जो मेडिकल एक्टिविटीज होती है जैसे कि फार्माकोविजिलेंस हो गया या फिर उनको कोई क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो उन सारी एक्टिविटीज को जो मेडिकल एडवाइजर है उस पर सलाह देते हैं उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि इसके ऊपर कैसे काम करना है। और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनके भी प्रिपरेशन में वो हेल्प करते हैं, जैसे कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट हो गया या फिर जो डॉक्टर को अगर कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आपका कोई CME या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करानी है, सेमिनार हो गई या कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, तो वो सारे काम जो मेडिकल एडवाइजर है वो कैरी आउट करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि एमफॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस और फॉर्मडी ये दो कोर्स जो है PCI कौन कर रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? नाम क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट में होने लगी है, मैंने खुद देखा है सर, ये मार्केट में कंफ्यूजिंग हो रही है। और ये क्वेश्चन मेरा पिछली बार PCI के सर थे, धर्मेंद्र सर से, उनसे भी था कि आखिर आप जब फॉर्मडी लॉन्च कर दियो, एमफॉर्म तो था ही पहले से, फॉर्मडी भी लॉन्च कर दिया आपने, तो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट इनको बना दिया, अब एमफॉर्म को भी बोल लो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट। तो जो डॉक्टर के पास यदि हम एमफॉर्म वाला भी जा रहा है तो वो कह रहा है तुम्हारे पास डॉक्टर लगा है, उसके बाद डॉक्टर नहीं लगा है। ये कंफ्यूजिंग क्यों, PCI कंफ्यूजिंग पैदा क्यों कर रही है मार्केट में? और दूसरी बात कि यदि कंफ्यूजिंग पैदा कर रही है तो इसको क्यों नहीं सुधार रही है? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट में होगा। जितना अभी तो फार्मेसिस्ट को ही लेकर कंफ्यूजिंग है कि D फॉर्म वाला भी फार्मेसिस्ट, B फॉर्म वाला भी फार्मेसिस्ट, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लिनिकल फार्मेसिस्ट में भी अब कंफ्यूजिंग पैदा होने लगी है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, हम सभी जानते हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज का। तो सर इसको आप कैसे करेंगे और दोनों में क्या अंतर है बेसिक, ये भी आप बताइए सर, एक्सप्लेन करिए। और क्या इसके लिए PCI को आप एडवाइस देना चाहेंगे इस चीज को लेकर? बिल्कुल। तो एमफार्म और फार्मडी में बेसिकली देखा जाए तो दो डिफरेंस है। पहला तो है क्या कि जो एमफार्म है वो एक मास्टर्स डिग्री है और फार्मडी जो देखा जाए वो एक PG डॉक्टरेट डिग्री है। भले ही मास्टर्स है बट इट्स ए PG डॉक्टरेट डिग्री। तो दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। जो दूसरा डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप है वो दोनों की बहुत ही सेपरेट है। वहां पे सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और फार्मडी में आप 1 साल की रेजिडेंसी करते हो, एक्सटेंसिवली ट्रेन करते हो खुद को थ्रू आउट द डिफरेंट क्लिनिकल डिसिप्लिन्स, जैसे कि आपका जनरल मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी। तो इन सब में आप प्रॉपर खुद की अच्छी ट्रेनिंग होती है फार्मडी के अंदर। ये चीजें आपको एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस में नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है, क्लिनिकल स्किल्स उस हद तक डेवलप नहीं हो पाती है जितनी कि एक फार्मडी स्टूडेंट की हो सकती है। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। और एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में क्योंकि फार्मडी जो कोर्स था उसको ट्रेन करने के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं थे इंडिया में। इसलिए इस कोर्स की स्टार्टिंग की गई थी कि मेन गोल PCI का ये था कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे को बैचेस बनाए, ट्रेन करें उनको ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सके प्रॉपरली, टीचर्स जनरेट करें इसके लिए और क्लिनिकल फार्मासिस्ट को जनरेट करें। लेकिन जब PCI ने फार्मडी कोर्स स्टार्ट किया तभी उन्हें एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस कोर्स बंद कर देना चाहिए था क्योंकि अब इसी की वजह से डुप्लीकेशन हो रहा है। एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस वाले बच्चे भी पास आउट होकर मार्केट में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए कम्पीट करते हैं, वहीं पे फार्मडी स्टूडेंट्स भी होते हैं। और क्योंकि एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस जल्दी कंप्लीट हो जाती है, फार्मडी बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो इन बच्चों का रेशो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू फार्मडी, जिसकी वजह से फील्ड में सैचुरेशन हो गया है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और क्योंकि ऑलरेडी इनफ देयर आर इनफ फार्मासिस्ट इन आवर सोसाइटी, तो एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस को गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए और पूरा जो सपोर्ट, जो रिसोर्सेज है जो कि एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस पे गवर्नमेंट लगा रही है, GPAT के बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह देना, ये सारे सपोर्ट को बंद करके फार्मडी कोर्सेज में बना देना चाहिए, उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए कॉलेजेस को, और वहां पर फार्मडी बच्चों का एडमिशन शुरू करना चाहिए उनको, और एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेज हैं फार्मडी पर फोकस करने चाहिए बजाय के डुप्लीकेशन करने के और दो कोर्सेज बना के कंफ्यूजन क्रिएट करने के और बच्चों के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ करने। सही बात कहा सर आपने, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, सर ए लॉट कंफ्यूजिंग है सर, बहुत लोग जान ही नहीं रहे हैं। मैंने खुद देखा है सर कि एमफार्म फार्मेसी प्रैक्टिस की सीट तक नहीं भर रही है नाइपर को छोड़ के सर। अब
उसमें क्या है सर कि आप उसकी जगह पे अब फॉर्म डी को लॉन्च जब कर दिया है तो आप फॉर्म डी को चलाइए ना आगे। आप अब फार्मेसी प्रैक्टिस को चाहते हो चलाना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप किसी एक ही चीज को चला सकते हो, आप डुप्लीकेशन करके फिर ज्यादा ज्यादा आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो सर। आपने सर सही कहा सर, और बहुत लोग इस चीज को, ये रिव्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप भी इस चीज को समझिए कि क्या आखिर डिफरेंस है इसमें और क्या नहीं है, क्योंकि आप एक ही कोर्स में यदि इस चीज को बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा इन कंपेरिजन टू डुप्लीकेशन करने से और कंफ्यूजिंग पैदा करने से मार्केट में। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि हाल ही में क्या हुआ, पीसीआई प्रेसिडेंट सर ने बहुत जगह के बहुत इंस्टीट्यूट में गए और अपना जो है सेमिनार था जो भी था, उन्होंने बोला है कि जो फॉर्म डी स्टूडेंट है उनको ये प्रिस्क्रिप्शन राइट देंगे, रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट। तो सर आपको इसको कैसे देखते हैं सर कि ये सफिशिएंट रहेगा रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट? इसमें रोजगार जितने भी फॉर्म डी हैं, जितने भी अभी होपलेस हैं, उनको क्या लगता है इसका प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि हमारे सामने जो है बीएमएस डॉक्टर है, उनको भी किसी किसी स्टेट में रेस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट मिले हैं, फिर एमबीबीएस भी है। तो फॉर्म डी अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि उनको कितना फायदा इसका मिलेगा, और यदि लागू होता है तो ये इनके लिए सफिशिएंट है कि कुछ और भी इनको राइट्स चाहिए होंगे? बिल्कुल। तो जहां तक बात है लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट्स की, तो इंडिया में ऑलरेडी अलग से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, उनको प्रिस्क्रिप्शन राइट्स मिले हुए हैं। अगर आप देखा जाए तो नर्सिंग भी इग्नू से नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स करती हैं और उसको गवर्नमेंट भी हायर करती है एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की पोस्ट पर। उनको पब्लिक हेल्थ जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है पीएचसी या सीएचसी में उनको एम्प्लॉय करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अगर वो फार्मडीज को लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट दे तो वो उनको एलिजिबल करे इस कोर्स के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कोर्स के लिए उनको एलिजिबल करे इग्नू में, ताकि हम वहां पे ट्रेनिंग लेकर अपना जो पीएचसी और सीएचसी है उसके अंदर हम जॉब कर सकें और इस चीज का गजट में अमेंडमेंट निकाले कि फार्मडीज आर आल्सो एलिजिबल फॉर दैट कोर्स एंड दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। तो इससे ये होगा कि जहां पे दूर दराज के गांव देहात के जो इलाके हैं जहां पे डॉक्टर्स दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर, वो वहां पे नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है, सैलरी का इतना अच्छा इशू है, तो इसलिए वो वहां पे नहीं जाना चाहते। तो फार्मडी जो ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी सैचुरेशन है, तो खुद को एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक जनरेट हो जाएगी उनके लिए। तो वो सीएचसी पीएचसी जहाँ पे डॉक्टर्स जाने के लिए विलिंग नहीं है, गाँव के दूर देहात के इलाके जहाँ पे लोगों को रियली नीड है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, वो लोग वहां पे जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और साथ के साथ में लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट्स जो बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पर भी फार्मासिस्ट को इन केस ऑफ यूके इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइबर करके एक उन्होंने स्कीम चला रखी है, तो जिसमें फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है बाय फेलो फिजिशियन। उसके बाद उनको पूरे प्रिस्क्रिप्शन राइट्स होते हैं कि दे कैन प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन रिगार्डलेस ऑफ एनी क्लास। तो यही जो सिमिलर इस चीज के ऊपर यहाँ पर भी हम लोग को अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट्स नहीं चाहिए हमको, फुल प्रिस्क्रिप्शन राइट्स चाहिए। लिमिटेड तो ऑलरेडी हमारे पास है, जो ओटीसी मेडिसिन है उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट्स नहीं, हमको फुल मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन राइट्स चाहिए। फार्मडी स्टूडेंट्स को आप वो दीजिए, ग्रेजुएट्स को आप वो दीजिए, और साथ के साथ में उनको जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है इग्नू में, उस कोर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल कीजिए, उनको उस पोस्ट पे रिक्रूट कीजिए। और आप फिर देखिए कि जो गैप है आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का और डिमांड का, वो एकदम से फिल हो जाएगा, बजाय कि आप सिर्फ नर्सिस को ही वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आपके पास में क्लिनिकली ट्रेंड ओरिएंटेड कोर्स है, आपके पास वर्क फोर्स है आपके पास, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज एन इनजस्टिस एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर यहाँ तक कि बीएमएस को भी मौका, सर यहाँ तक कि बीएमएस को भी मौका मिल रहा है, यहाँ तक कि बीएमएस बीएचएमएस को भी कहीं, पर यहाँ पे फॉर्म डी कुछ नहीं मिल रहा है सर, बस लोग क्या चल रहा है सर जैसे चल रहा है कोर्स। तो ये सब चीजें सर इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर कि फॉर्म डी के बाद जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं सर, उनको एवरेज सैलरी क्या मिलती है सर? क्योंकि सैलरी के बिना कोर्स का तो कुछ बात ही नहीं है कहना, तो सैलरी बहुत मेहनत होती है सर। तो एवरेज सैलरी कितनी मिलती होगी सर किसी हॉस्पिटल में और किसी इंडस्ट्री में सर, दोनों जगह, और ज्यादा फायदा कहाँ है सर? बिल्कुल, तो अगर देखा जाए तो सैलरी सबसे स्टार्टिंग जो होती है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, वो एटलीस्ट 25,000 से होती है इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री। 25,000 है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसी है, कि आप एचआर से किस तरीके से नेगोशिएट कर पा रहे हो,
क्योंकि वो विलिंग नहीं होते हैं अच्छी सैलरी देने के, लेकिन आपको इसके लिए उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि सर मेरी पीजी डॉक्टरेट डिग्री है, आई हैव क्लिनिकल स्किल्स जो कि नेसेसरी है, और आपकी क्योंकि नर्सेज हैं उनको भी बेसिक सैलरी 20,000 गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी है, तो उससे कम में अगर आप काम करते हैं और आप किसी हॉस्पिटल में एक बार कम सैलरी पे काम करने लगेंगे, तो आपके बाद जो लोग आएंगे उनको भी वही सैलरी ऑफर की जाएगी। तो आप अगर 15,000 या 18,000 में जॉब ज्वाइन करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपके बाद जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट आएगा उसको भी वही सैलरी ऑफर की जाएगी और बोला जाएगा कि आपसे पहले वाले लोग भी यही काम करते थे इसी सैलरी पे और आपको इतना ही दिया जाएगा। और फिर एक ट्रेंड बन जाएगा जिससे आप सफर करेंगे, आपकी ग्रोथ सफर करेगी और आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो बेटर ये रहेगा कि आप जहां भी जाएं एटलीस्ट 25 to 30,000 सैलरी की डिमांड करें। बेसिक सैलरी 30,000 तक आप मांगेंगे तब जाके वो आपको 28 to 25 देंगे, वरना आपको कम पे ही सेटल डाउन होना पड़ेगा और ये चीज कोई अच्छी चीज नहीं। बात करते हैं कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अलावा आप दूसरी इंडस्ट्री में अगर आप जाने की बात करते हैं तो वहां पे बेसिक सैलरी आपको 30,000 मिलेगी एटलीस्ट। इन केस ऑफ फार्माकोविजिलेंस जब आप ड्रग सेफ्टी ऑफिसर या फिर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट आप ज्वाइन करते हैं तब आपको 30,000 रुपीज जो आपको सैलरी है वो ऑफर की जाती है। और मेडिकल राइटर की पोस्ट पे जब आप जाते हैं तो वो भी आपको 35 to 40,000 रुपीज तक भी आपको सैलरी ऑफर करते हैं। और इवन इन केस ऑफ मेडिकल एडवाइजर जो कि आपने बताया थोड़ी देर पहले, तो उस पोस्ट पर भी आपको एटलीस्ट 35 to 40,000। और साथ ही साथ में टीपीए आजकल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज्यादा बन गई हैं आजकल, तो इंश्योरेंस क्लेम में फार्मडीज को भी वो रिक्रूट कर रहे हैं बीएमएस एचएमएस के अलावा। तो वहां पे भी आपको 40,000 रुपीज आप मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में। तो वहां पर भी आपको एटलीस्ट 30 to 40,000, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप क्लिनिकल स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपको उतना मिलेगा। यस सर, थैंक यू सर फॉर योर ग्रेट इन्फॉर्मेशन। सर लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्मडी कर रहे हैं बहुत बार क्या देखा गया है कि वो होपलेस हो जाते हैं सर, तो उनको सर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो होपलेस हो कि क्या करें सर? एक बार आपकी एडवाइस भी रहेगी सर कि इसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंस एक जब फॉर्मडी डॉक्टर की होती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे होपलेस होना कम कर देते हैं और अपने जो क्लिनिकल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं सर, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो इस चीज के लिए मैं ये आपको यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका तब बढ़ेगा जब आपके पास क्लिनिकल स्किल्स होगी। उसके लिए मेरी सलाह यही है कि आप लोगों को इंटर्नशिप्स करनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में, ताकि आप जब इंटर्नशिप करेंगे तब आपको दिखेगा कि करंट ट्रेंड क्या है, क्या स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको कहाँ नॉलेज गेन करनी चाहिए और आपको फिर आगे क्या जॉब करनी है, कि आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही बनना है या आपको इंडस्ट्री में स्विच करना है कहीं और, आपको मेडिकल राइटर बनना है या फिर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है या अपना क्लिनिक डालना है या कुछ और काम आपको अपना करना है। तो वो चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद को इंडस्ट्री में ले जाकर देखेंगे और थोड़ा टाइम आप वहां पे डिवोट करेंगे और अपनी स्किल्स को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मेरी ये स्किल्स है, मैं इनको डेवलप कर सकता हूँ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर स्किल्स हैं, देखिए आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, तो आपके लिए जॉब की कहीं कमी नहीं है। कमी है काम करने वाले लोगों की, समझदार लोगों की, जिनके अंदर क्लिनिकल नॉलेज और स्किल्स है। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप इंडस्ट्री में आप नहीं रह सकते हो, आपको फिर कहीं और ही देखना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है होपलेस होने के बजाय आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जरूरी नहीं है कि आपकी फार्मडी हो गई है तब भी आप होपलेस हो, नहीं, आप तब भी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, तब भी आप अपने जो नए नए स्कोप हैं उनको देख सकते हैं। साथ के साथ में आप एडिशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया या फिर एमपीएच हो गया है, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ हो गया, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके पास में स्कोप बहुत ज्यादा है, बस आपको जरूरत है स्किल्स को डेवलप करने की, अपने नॉलेज बेस को डेवलप करने की और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा तब आपको जॉब की कोई कमी नहीं। थैंक यू सर,